वेलकम टू द करंट अफेयर्स हाइब्रिड ऑडियो बुक सीरीज। इस सीरीज में हम विजन आईएएस मंथली मैगजीन से यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे। यू आर वॉचिंग यूपीएससी सिविल 360। जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कल्चर फ्रॉम द नवंबर मंथली मैगजीन ऑफ विजन आईएएस। इस टॉपिक का समरी नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। हाल ही में लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा सम्मान है और हैदराबाद के बाद लखनऊ ये दर्जा पाने वाला भारत का दूसरा शहर बन गया है। हाँ, और इस मान्यता के पीछे लखनऊ का एक बहुत गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ है। इसकी कहानी 1775 में शुरू होती है, जब नवाब आसिफ उद-दौला ने अवध की राजधानी को लखनऊ स्थानांतरित किया और उसके बाद ये शहर एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। और इसे कई सम्मानजनक उपाधियां भी दी गई, जैसे शिराज़े हिंद, कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ द ईस्ट और गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। ये सभी नाम इसकी तहजीब, इसके शिष्टाचार और जाहिर है इसकी लाजवाब पाक कला को दर्शाते हैं। पर सवाल ये है कि लखनऊ को ही क्यों चुना गया? मतलब इसकी गैस्ट्रोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, इसकी जड़ें हैं रॉयल कलनरी पैटर्नेज में। नवाबी रसोई में बावर्ची यानी शेफ्स और रखनदार मतलब सुपरवाइजर्स होते थे, और उन्होंने एक बहुत ही अनुशासित, एक डिसिप्लिन पाक परंपरा को जन्म दिया। यहाँ की एक सिग्नेचर टेक्निक है दम पुख्त। हाँ, जिसमें बर्तनों को आटे से सील करके धीमी आंच पर खाना पकाया जाता है ना। हाँ बिल्कुल। इससे होता यह है कि खाने का स्वाद और उसकी सुगंध दोनों ही बेहतरीन तरीके से उभर कर आते हैं। और यहाँ के आइकॉनिक अवधी क्विजीन की तो बात ही अलग है। जैसे मेन डिशेस में गलावटी कबाब, काकोरी कबाब, कोरमा और बिरयानी शामिल है। और ब्रेड्स और डिजर्ट्स में शीरमाल, कुलचा और शाही टुकड़ा, ये तो बहुत ही मशहूर है। ये एक तरह से मुगलाई और अवधी परंपराओं का संगम है, लेकिन इसमें तेज मसालों के बजाय हल्के मसालों और टेक्सचर पर ज्यादा जोर दिया जाता है। सही। पाक कला के अलावा लखनऊ के टैंजिबल कल्चरल एसेट्स भी तो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ के स्मारक जैसे बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, दूमी दरवाजा और भूल भुलैया, ये सब इसकी पहचान है। और इन इमारतों की आर्किटेक्चरल फीचर्स भी बहुत खास है। इनमें वो मुगल अवधी सिंथेसिस साफ दिखता है। जी, जैसे मछली का मोटिफ जो अवध का प्रतीक है, बारादरी यानी 12 दरवाजों वाला मंडप, छत्तर और लखौरी ईंटें, ये सब इसकी वास्तुकला की अपनी विशेषताएं हैं। और ये टैंजिबल एसेट्स शहर की इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज को और मजबूत करते हैं। जैसे कुजीन यानी अवधी गैस्ट्रोनॉमी तो है ही, इसके अलावा लिटरेरी ट्रेडिशंस जैसे उर्दू शायरी, गजलें, परफॉर्मिंग आर्ट्स में कथक नृत्य और हैंडीक्राफ्ट्स में चिकनकारी कढ़ाई, ये सब मिलकर लखनऊ को एक लिविंग कल्चरल इकोसिस्टम, एक जीवित सांस्कृतिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी यूसीसीएन आखिर है क्या? यूसीसीएन की स्थापना 2004 में हुई थी। ये बेसिकली कल्चर लेड अर्बन डेवलपमेंट के लिए यूनेस्को का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसके तहत 7 क्रिएटिव फील्ड्स हैं: क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, म्यूजिक और मीडिया आर्ट्स। और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब ये नेटवर्क करता क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है, पहला, संस्कृति और रचनात्मकता को शहरी नियोजन के केंद्र में रखना। अच्छा। दूसरा, समावेशी, लचीले और टिकाऊ शहरों को बढ़ावा देना, जो कि SDG 11 यानी सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज के अनुरूप है। और तीसरा ये कि शहरों को बेस्ट प्रैक्टिसेस, पायलट प्रोजेक्ट्स और प्रोफेशनल एक्सचेंजेस साझा करने के लिए एक मंच देना, उन्हें प्रोत्साहित करना। तो भारत में इसकी नॉमिनेशन प्रक्रिया कैसी होती है? कोई भी शहर अप्लाई कर सकता है? इंडियन नॉमिनेशन प्रोसेस के 3 चरण हैं। पहले, राज्य का पर्यटन निदेशालय, स्टेट डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म, शहर का प्रस्ताव भेजता है। फिर भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसकी जांच करता है। और फिर अंतिम प्रस्ताव यूसीसीएन को भेजा जाता है। जी बिल्कुल। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? लखनऊ के लिए इस यूनेस्को टैग का असल में महत्व क्या है? देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ द यूनेस्को टैग कई स्तरों पर है। सबसे पहला और सीधा है कल्चरल प्रिजर्वेशन। ये अवधी पाक विरासत को एक औपचारिक मान्यता देता है। और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी तो होगा। निश्चित रूप से। इससे स्थानीय फूड वेंडर्स, शेफ्स और MSMEs को बढ़ावा मिलेगा, और जो फूड बेस्ड टूरिज्म सर्किट्स हैं वो भी और मजबूत होंगे। स्किल डेवलपमेंट के लिए भी एक अच्छा अवसर हो सकता है। बिल्कुल, पारंपरिक पाक कलाओं के लिए प्रशिक्षण, दस्तावेजीकरण और वैश्विक प्रदर्शन का अवसर मिलेगा। और चौथा पॉइंट अर्बन ब्रांडिंग है ना। एग्जैक्टली। यह लखनऊ को एक वैश्विक गैस्ट्रोनॉमिक डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करेगा। तो निष्कर्ष ये है कि ये मान्यता लखनऊ की सदियों पुरानी पाक विरासत को, जो तहजीब और शाही संरक्षण पर आधारित है, उसे प्रमाणित करती है। जी, और ये टैग विरासत को आजीविका, पर्यटन और टिकाऊ शहरी विकास से जोड़ने का एक रणनीतिक अवसर भी प्रदान करता है। अब रुक करते हैं हमारे दूसरे विषय की ओर। 15 नवंबर को पूरे भारत में महान आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। बिरसा मुंडा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उनका जन्म 1875 में आज के झारखंड के खूंटी जिले के उलियातू गांव में हुआ था। वो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के मुंडा जनजाति से थे। Here's where it gets really interesting.
उनकी शिक्षाएं और मान्यताएं क्या थीं? क्योंकि उनका आंदोलन सिर्फ राजनीतिक नहीं था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उनकी शिक्षाओं ने एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन को जन्म दिया। पहला था रिलीजियस रिफॉर्म, जिसे बिरसाइट मूवमेंट भी कहते हैं। उन्होंने बिरसाइट नामक एक नए पंथ की स्थापना की। और ये एकेश्वरवाद पर आधारित था, राइट? मोनोथीज्म। जी हाँ, यानी एक ही ईश्वर में विश्वास। दूसरा था रिवाइवल ऑफ ट्राइबल फेथ्स। उन्होंने ईसाई मिशनरियों के अत्यधिक प्रभाव का विरोध किया और पारंपरिक मुंडा धार्मिक प्रथाओं में सुधार की मांग की। और तीसरा पहलू था मॉरल एंड सोशल डिसिप्लिन। बिल्कुल, उन्होंने स्वच्छता, कड़ी मेहनत, शराब से परहेज और एक नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया। साथ ही आदिवासियों के बीच सामाजिक एकता और सांस्कृतिक स्वाभिमान की वकालत की। और ये सब सिर्फ 25 साल की उम्र में। 1900 में रांची जेल में हैजा के कारण उनका निधन हो गया। उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है और धरती आबा यानी पृथ्वी का पिता के रूप में सम्मानित किया जाता है। जी, और उनकी स्मृति में ही 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उनके योगदान की, जिसे उलगुलान यानी द ग्रेट टमल्ट के नाम से जाना जाता है। हाँ, ये 1899-1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह था। इस आंदोलन का एक बहुत शक्तिशाली नारा था, आबुआ राज सिटर जाना, महारानी राज टुंडू जाना, जिसका मतलब था रानी का शासन समाप्त हो और हमारा शासन स्थापित हो। तो अब समझते हैं इस मुंडा विद्रोह के कारणों को। सबसे बड़ा कारण था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793। इस कानून ने पारंपरिक खुंटकट्टी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ये खुंटकट्टी व्यवस्था क्या थी, थोड़ा सरल शब्दों में बताएंगे? जरूर। ये जंगल साफ करने वालों द्वारा सांप्रदायिक भूमि स्वामित्व की एक प्रणाली थी। मतलब जमीन किसी एक व्यक्ति की नहीं, पूरे समुदाय की होती थी। अच्छा। दूसरा कारण था इरोजन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस। औपनिवेशिक अदालतों ने आदिवासी परिषदों की जगह ले ली, जिससे उनकी पारंपरिक न्याय व्यवस्था कमजोर हो गई। और जाहिर है आर्थिक और सामाजिक शोषण भी एक बड़ा कारण रहा होगा। इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सप्लॉयटेशन तो चरम पर था। आदिवासियों पर बेट बिगारी यानी जबरन और बिना वेतन के श्रम थोपा गया। का दखल बहुत बढ़ गया था। तो इन सब वजहों से हुए उलगुलान के उद्देश्य क्या थे? इसके मुख्य उद्देश्य थे, पहला, मुंडा क्षेत्रों में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को समाप्त करना। दूसरा, दिकुओं को आदिवासी क्षेत्रों से बाहर निकालना और जमीन पर दोबारा अपना हक जमाना। बिल्कुल, भूमि पर आदिवासी नियंत्रण बहाल करना और खुंटकट्टी व्यवस्था को फिर से जीवित करना। और सबसे बड़ा उद्देश्य था एक स्वतंत्र आदिवासी शासन प्रणाली बिरसा राज स्थापित करना। इस विद्रोह के परिणाम और प्रभाव क्या हुए? आउटकम्स एंड इम्पैक्ट। इसके प्रभाव बहुत दूरगामी थे। एक तो बेकार प्रथा में कमी आई, और सबसे महत्वपूर्ण था छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, है ना? जी हाँ, वो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था। इस अधिनियम ने आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी। इसने आदिवासी भूमि अधिकारों को कानूनी संरक्षण प्रदान किया और पूर्वी भारत में आदिवासी भूमि संरक्षण कानूनों की नींव रखी। तो यूपीएससी के दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस कई मायनों में है। पहला, ये आदिवासी राष्ट्रवाद और स्वशासन की एक शुरुआती अभिव्यक्ति थी। दूसरा, इसने धार्मिक सुधार, सामाजिक जागरण और राजनीतिक प्रतिरोध को एक साथ जोड़ा। तीसरा, इसने बाद के आदिवासी आंदोलनों और भूमि अधिकार कानूनों को प्रभावित किया। और आज के समय में भी ये प्रासंगिक है। बिल्कुल, ये पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक भूमि स्वामित्व और स्वदेशी अधिकारों का प्रतीक है। निष्कर्ष के तौर पर भगवान बिरसा मुंडा औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ आदिवासी प्रतिरोध के एक महान प्रतीक है। सही कहा। उनका आंदोलन सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, बल्कि ये सांस्कृतिक पुनरुत्थान, भूमि न्याय और स्वशासन की मांग थी। धरती आबा के रूप में उनकी विरासत आज भी भारत में आदिवासी अधिकारों, सामाजिक न्याय और समावेशी राष्ट्र निर्माण पर चर्चा को आकार देती है। प्राइम मिनिस्टर ने इंटरनेशनल आर्य समिट 2025 को एड्रेस किया। जी, और ये जाना ज्योति फेस्टिवल के दौरान हुआ, जो 2 बहुत बड़े माइलस्टोन्स को मार्क करता है। हाँ, एक तो संस्थापक दयानंद सरस्वती की 200 बर्थ एनिवर्सरी और दूसरा आर्य समाज के 150 साल पूरे होना, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी, और इसकी लेगेसी को फिर से समझने का। सही कहा। जब हम आर्य समाज की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई 1875 में बॉम्बे में, जो अब मुंबई है। हाँ, मुंबई में। लेकिन इसकी जो पहली मेजर ब्रांच थी, जहां से इसका प्रभाव आप कह सकते हैं तेजी से फैला, वो 1877 में लाहौर में स्थापित हुई और इसके फाउंडर थे दयानंद सरस्वती। और इसके नेचर को अक्सर रिवाइवलिस्ट कहा जाता है। एक एस्पिरेंट के लिए रिवाइवलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट के बीच का जो अंतर है, उसे समझना बहुत जरूरी है। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आर्य समाज एक रिवाइवलिस्ट यानी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो धर्म में कुछ नया जोड़ रहे थे, जैसे ब्रह्मो समाज जैसे कुछ दूसरे रिफॉर्मिस्ट आंदोलन कर रहे थे। अच्छा। आर्य समाज का मानना था कि हिंदू धर्म का जो असली, शुद्ध और तर्कसंगत स्वरूप है, वो वेदों में है, और समय के साथ उसमें कई अंधविश्वास और कर्मकांड जुड़ गए हैं। तो उनका उद्देश्य था इन बाद की परतों को हटाकर समाज को वापस वेदों के मूल सिद्धांतों की ओर ले जाना। एग्जैक्टली। इसीलिए उनका नारा था बैक टू द वेदास। उनका मोटो भी यही दिखाता है, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, मतलब मेक द वर्ल्ड नोबल, या विश्व को श्रेष्ठ बनाओ। ये दिलचस्प है। तो फोकस सुधार से ज्यादा पुनर्स्थापना पर था। अब इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो उस समय के हिसाब से काफी मॉडर्न लगता है ना? हाँ बिल्कुल, इसका ढांचा काफी डिसेंट्रलाइज्ड या विकेंद्रीकृत था।
हर आर्य समाज यूनिट, चाहे वो किसी गांव में हो, कस्बे में या शहर में, ऑटोनोमसली यानी स्वायत्त रूप से काम करती थी। और इसका संचालन? इसका संचालन पूरी तरह डेमोक्रेटिकली होता था। हर साल एक एग्जीक्यूटिव कमेटी चुनी जाती थी जो उस यूनिट के काम को देखती थी। इसका मतलब पावर किसी एक व्यक्ति या मुख्यालय के हाथ में नहीं थी। और मेंबरशिप के बारे में क्या ये कुछ खास वर्गों तक ही सीमित थी? बिल्कुल नहीं, और यही इसकी एक और खासियत थी। मेंबरशिप जाति या जन्म के आधार पर नहीं थी, ये सबके लिए खुली थी। अच्छा। बस 2 शर्तें थी। मेंबर्स अपनी इनकम का लगभग 1% कंट्रीब्यूट करते थे और समाज के 10 सिद्धांतों का पालन करते थे। इसी इंक्लूसिव अप्रोच की वजह से शायद आज इसकी ग्लोबल प्रेजेंस है। हाँ, एशिया से लेकर यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक। तो एक डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर और इंक्लूसिव मेंबरशिप, ये इसकी तेजी से फैलने की एक बड़ी वजह रही होगी। अब उन 10 सिद्धांतों पर आते हैं जो इस पूरे मूवमेंट की नींव है। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। ये फंडामेंटल टेनेट्स क्या थे? ये 10 सिद्धांत आर्य समाज के पूरे विजन को क्रिस्टलाइज करते हैं। पहला, ईश्वर एक है, वो फॉर्मलेस, ऑमनिशिएंट, ऑमनीपोटेंट और न्यायप्रिय है और सिर्फ वही पूजा के योग्य है। और वेदों के बारे में? दूसरा सिद्धांत वही है, वेदा सच्चे ज्ञान का अल्टीमेट सोर्स है और हर आर्य का कर्तव्य है कि वो उन्हें पढ़े, पढ़ाए, सुने और सुनाए। सही। और चौथा, सभी काम धर्म के अनुसार यानी सही और गलत का विचार करके करने चाहिए। ये तो हुए व्यक्ति और ईश्वर से जुड़े सिद्धांत। समाज के लिए क्या विजन था? बिल्कुल, अगले सिद्धांत उसी पर फोकस करते हैं। 5वां सिद्धांत कहता है कि दुनिया का कल्याण, फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल ही इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। छठा? ज्ञान को बढ़ावा देना और अज्ञान को दूर करना। और सोशल कंडक्ट के बारे में? 7वां सिद्धांत है कि सबसे प्रेम, धर्म और न्याय के अनुसार व्यवहार करना। और आखिरी के 3 सिद्धांत इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच एक बैलेंस बनाते हैं। वो क्या है? कि हर किसी को अपनी उन्नति से ही संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, बल्कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। सामाजिक नियमों को मानने में सबको एक रहना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत हित से जुड़े नियमों में हर कोई स्वतंत्र है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब इन सिद्धांतों ने जमीन पे किस तरह का बदलाव लाया? अगर हम आर्य समाज के की कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो शुरुआत कहाँ से होगी? देखिए, दयानंद सरस्वती का मानना था कि अगर समाज को बदलना है तो सबसे पहले लोगों की आस्था और सोच को बदलना होगा, और यहीं से उनके रिलीजियस रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई। तो पहला हमला मूर्ति पूजा और कर्मकांडों पर था। हाँ, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद और जटिल कर्मकांडों पर। उन्होंने एकेश्वरवाद यानी मोनोथिज्म और वेदों की तर्कसंगत व्याख्या पर जोर दिया। लेकिन वो सिर्फ विरोध करके नहीं रुके, उन्होंने एक विकल्प भी दिया, शुद्धि मूवमेंट। ये उस समय के लिए एक बहुत बड़ा और मैं कहूंगी विवादास्पद कदम था। बिल्कुल विवादास्पद। शुद्धि मूवमेंट उन लोगों के रिकन्वर्जन और रिक्लेमेशन के लिए था जिन्होंने किसी कारणवश हिंदू धर्म छोड़ दिया था। इसका उद्देश्य उन्हें वापस मुख्य धारा में लाना था। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, 1923 में मालाबार के मोपलस के बीच रिकन्वर्जन के जो प्रयास हुए वो एक बड़ा उदाहरण है। लेकिन जैसा आपने कहा, इस कदम की काफी आलोचना भी हुई। क्यों? कुछ लोगों ने इसे आक्रामक और समाज में तनाव पैदा करने वाला माना। हालांकि आधे समाज का दृष्टिकोण था कि यह धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक रक्षात्मक कदम था और हर व्यक्ति को अपना धर्म चुनने का अधिकार है। धार्मिक सुधारों का सीधा असर समाज पर पड़ता है। तो सोशल रिफॉर्म्स के क्षेत्र में आर्य समाज का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था? उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत के खिलाफ एक मजबूत स्टैंड लेना। और ये उस समय की बात है जब ये एक नेशनल मूवमेंट बनने से बहुत दूर था। उन्होंने जाति या जन्म के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव का खंडन किया और सभी मनुष्यों की समानता पर जोर दिया। जी। समाज का एक अहम हिस्सा है महिलाएं। वुमेन्स इमेंसिपेशन को लेकर आर्य समाज का क्या रुख था? और ये सिर्फ बातें नहीं थी, उन्होंने जमीन पर काम भी किया। बिल्कुल। जलंधर में कन्या महाविद्यालय और हंसराज महिला महाविद्यालय और देहरादून में कन्या पाठशाला जैसे कई इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की, जो आज भी महिला शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर हैं। तो आर्य समाज ने महिलाओं की स्थिति सुधारने की बात की, लेकिन वो जानते थे कि असली बदलाव सिर्फ शिक्षा से ही आ सकता है। क्या यही वजह थी कि उन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म्स पर इतना जोर दिया? हाँ, बिल्कुल। उनका मानना था कि महिलाओं और पुरुषों को सिर्फ अधिकार देना काफी नहीं है, उन्हें उन अधिकारों का उपयोग करने के लिए शिक्षित और सक्षम बनाना भी जरूरी है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। क्या? आर्य समाज के अंदर ही शिक्षा को लेकर 2 अलग-अलग विचारधाराएं विकसित हुई। एक गुट, जिसमें लाला लाजपत राय जैसे लोग थे, उनका मानना था कि हमें मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन और अंग्रेजी को अपनाना होगा, लेकिन अपनी वैदिक जड़ों को मजबूत रखते हुए। और इसी सोच से डीएवी इंस्टीट्यूशंस का जन्म हुआ। हाँ, दयानंद एंग्लो वैदिक इंस्टीट्यूशंस। पहला डीएवी स्कूल 1886 में लाहौर में खुला। और दूसरी विचारधारा क्या थी? दूसरा गुट स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में इससे सहमत नहीं था। उनका मानना था कि पश्चिमी शिक्षा हमारी संस्कृति को भ्रष्ट कर रही है और हमें पूरी तरह से प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था की ओर लौटना चाहिए, जहां वैदिक सेंट्रिक एजुकेशन दी जाए। और इसी विचार से गुरुकुल कांगरी बना। जी। 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगरी की स्थापना हुई। तो ये एक ही आंदोलन के भीतर भविष्य की शिक्षा पर 2 अलग-अलग और मजबूत दृष्टिकोण थे। ये वाकई एक गहरा इंसाइट है। अब बात करते हैं नेशनल मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन की। आर्य समाज ने खुद को नॉन पॉलिटिकल घोषित किया था, फिर भी कई बड़े रेवोल्यूशनरीज इससे जुड़े थे। ऐसा क्यों? क्योंकि आर्य समाज ने नेशनल अवेकनिंग और सेल्फ प्राइड की भावना को बहुत बढ़ावा दिया। उन्होंने हिंदी लैंग्वेज, स्वदेशी, खादी और कॉलोनियल टैक्सेस के रेजिस्टेंस का समर्थन किया।
तो जब आप अपनी संस्कृति पर गर्व करने की बात करते हैं तो ये सीधे सीधे राष्ट्रीय चेतना को जगाता है। बिल्कुल, इसी विचारधारा ने भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, मदन लाल ढींगरा और विनायक दामोदर सावरकर जैसे कई क्रांतिकारियों और नेताओं को प्रेरणा दी। इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन वर्क में भी आर्य समाज काफी एक्टिव रहा। हाँ, सेवा को उन्होंने अपने सिद्धांतों का एक अहम हिस्सा बनाया। चाहे 1895 का बीकानेर फैमिन हो, 1907 का अवध फैमिन या 2001 का गुजरात अर्थक्वेक, आर्य समाज के वॉलंटियर्स ने हमेशा राहत कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और आखिर में प्रमोशन ऑफ हिंदी। जी, उन्होंने आर्य दर्पण, आर्य समाचार, देश हितैषी जैसे प्रभावशाली हिंदी जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स की स्थापना की, जिसने हिंदी को एक बड़ी आबादी तक पहुंचाने में मदद की। इस पूरे आंदोलन के केंद्र में एक ही व्यक्ति थे, दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम मूला शंकरा था। चलिए अब उन पर फोकस करते हैं। तो उनकी लाइफ जर्नी ही उनके विचारों की नींव है। उनका जन्म 12 फरवरी 1824 को मोरबी, काठियावाड़ मतलब आज के गुजरात में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और कहते हैं कि बहुत कम उम्र में ही उनके मन में धर्म को लेकर सवाल उठने लगे थे। हाँ, 14 साल की उम्र में शिवरात्रि की एक घटना ने उनके मन में मूर्ति पूजा को लेकर गहरे सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने वैदिक लर्निंग और संस्कृत में ट्रेनिंग ली, लेकिन सच की तलाश उन्हें घर से दूर ले गई। 21 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया। और यहीं से उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। जी, लगभग 15 साल तक वो एक साधु के रूप में पूरे भारत में घूमते रहे, ज्ञान की तलाश में। अंत में मथुरा में इनकी मुलाकात उनके गुरु विरजानंद सरस्वती से हुई, जो नेत्रहीन थे पर वेदों के प्रकांड विद्वान थे। हाँ, और गुरु ने ही उन्हें हिंदुइज्म को अंधविश्वास, पाखंड और पतन से मुक्त करने का काम सौंपा। और इसी मिशन पर काम करते हुए 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में उनकी मृत्यु हो गई। ओके, लेट्स अनपैक हिज की कॉन्ट्रीब्यूशंस इंडिविजुअली। उनके विचारों ने भारत को कैसे प्रभावित किया? उनका सबसे बड़ा पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन था स्वराज का विचार। उन्होंने 1875 में सबसे पहले स्वराज यानी सेल्फ रूल शब्द का इस्तेमाल किया और इसे गुड गवर्नेंस से भी ऊपर रखा। ये तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से भी एक दशक पहले की बात है। जी, यही दिखाता है कि वो राजनीतिक रूप से कितने दूरदर्शी थे। और उनका मूल मंत्र था बैक टू द वेदास, यानी वैदिक रिवाइवलिज्म। बिल्कुल, उन्होंने वेदों को इनफैलिबल यानी अचूक और सच्चे ज्ञान का सर्वोच्च स्रोत बताया। उन्होंने पुराणों जैसे बाद के ग्रंथों की अथॉरिटी को खारिज कर दिया, जिन्हें वो मानवीय रचना मानते थे। सोशल रिफॉर्म्स में उनका सबसे साहसिक कदम कौन सा था? मेरे हिसाब से 1867 में हरिद्वार कुंभ मेला में उनका पाखंड खंडनी पताका फहराना। मतलब पाखंड का खंडन करने वाला ध्वज। हाँ, लाखों लोगों की भीड़ के बीच उन्होंने अंधविश्वास, मूर्ति पूजा और कर्मकांड के खिलाफ एक ध्वज फहराया। ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक एक्ट था। उनके इसी क्रांतिकारी दृष्टिकोण के कारण डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने उन्हें ए मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा। विमेन्स राइट्स पर उनके विचार भी अपने समय से बहुत आगे थे। निश्चित रूप से उन्होंने जेंडर इक्वालिटी की वकालत की और कहा कि महिलाओं को भी पुरुषों की तरह वेदों को पढ़ने का पूरा अधिकार है। उन्होंने चाइल्ड मैरिज का कड़ा विरोध किया और शादी के लिए मिनिमम एज भी निर्धारित की, लड़कियों के लिए 16 साल और लड़कों के लिए 25 साल। उस समय के लिहाज से ये क्रांतिकारी विचार था। बिल्कुल, उनके रिलीजियस रिफॉर्म्स का सार उनकी किताब सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है। हाँ, सत्यार्थ प्रकाश। उसमें उन्होंने मोनोथीइज्म यानी एक ईश्वर की पूजा पर जोर दिया। उन्होंने प्रीस्टक्राफ्ट यानी पुरोहितवाद और धार्मिक हठधर्मिता की कड़ी आलोचना की। उनका कहना था कि ईश्वर और भक्त के बीच किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है काउ प्रोटेक्शन। जी, उन्होंने काउ स्लॉटर का एंटी वैदिक बताकर कड़ा विरोध किया। अपनी किताब गो करुणा निधि में उन्होंने इसके आर्थिक और नैतिक नुकसानों के बारे में लिखा। और 1882 में पंजाब में उन्होंने गौरक्षिणी सभा की स्थापना की, जो भारत की पहली ऑर्गेनाइज्ड काउ प्रोटेक्शन बॉडी मानी जाती है। हाँ। और आखिर में लैंग्वेज एंड नेशनल इंटीग्रेशन पर उनका जोर। ये बहुत दिलचस्प है। उनकी मातृभाषा गुजराती थी और उन्हें संस्कृत में महारत हासिल थी। फिर भी उन्होंने अपने सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में लिखा। क्यों? उनका मानना था कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई हिंदी ही पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने वाली यूनिफाइंग लैंग्वेज बन सकती है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर अस टुडे? 150 साल बाद आर्य समाज की कंटेम्पररी रेलेवेंस क्या है? दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी प्रासंगिकता आज भी बहुत गहरी है। सबसे पहले रैशनलिज्म पर इसका जोर। आज के इंफॉर्मेशन एज में जहां अंधविश्वास और फेक न्यूज तेजी से फैलते हैं, तर्क और विवेक पर आधारित उनका दृष्टिकोण पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट है। और सोशल इक्वालिटी, जाति आधारित भेदभाव आज भी एक सामाजिक चुनौती है और आर्य समाज का समानता का संदेश हमें रास्ता दिखाता है। विमेन एम्पावरमेंट की जो नींव उन्होंने रखी थी, वो आज कहाँ दिखाई देती है? वो आज हमें हर क्षेत्र में दिखती है। स्टेम, डिफेंस, गवर्नेंस, स्पोर्ट्स, हर जगह महिलाओं की बढ़ती भागीदारी उसी विजन का नतीजा है जिसकी वकालत आर्य समाज ने एक सदी पहले की थी। सही। इसी तरह सस्टेनेबल लिविंग के वैदिक आइडियल्स जो प्रकृति के साथ सामंजस्य पर जोर देते हैं, वो मिशन लाइफ जैसे मॉडर्न इनिशिएटिव्स के साथ पूरी तरह अलाइन होते हैं। एजुकेशन और ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज के बारे में क्या कहेंगे? एजुकेशन फॉर ऑल पर उनका जोर आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक इंक्लूसिव और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन ही डिग्निटी और सेल्फ रिलायंस का आधार है। और अंत में एम्पैथी, कंपैशन और सोशल हार्मनी जैसे ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज ये सार्वभौमिक हैं और हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। तो कंक्लूजन ये है कि आर्य समाज सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन नहीं था। इसकी जड़ें वैदिक रिवाइवल में थीं, लेकिन इसका विजन सोशल रिफॉर्म में बहुत फॉरवर्ड लुकिंग था। बिल्कुल,
इक्वालिटी, एजुकेशन, रैशनल थिंकिंग और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर इसका स्थायी जोर ये सुनिश्चित करता है कि इसकी स्थापना के 150 साल बाद भी ये भारत के सोशियो कल्चरल और एथिकल लैंडस्केप को आकार देने में प्रासंगिक बना हुआ है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जी, और इसी वजह से वो अभी खबरों में है। और ये जानना महत्वपूर्ण है कि 31 अक्टूबर को 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल, उनके सबसे बड़े योगदान को सम्मान देने के लिए। तो चलिए उनके जीवन पर एक संक्षिप्त नजर डालते हैं। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 नादियाद, गुजरात में हुआ था। हाँ, और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य है। अच्छा, उनके पिता झावेर भाई पटेल, उन्होंने 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई की सेना में सेवा की थी। ओह, तो मतलब राष्ट्रभक्ति की भावना तो उन्हें एक तरह से विरासत में मिली थी। निश्चित रूप से ये उनके अंदर की जो दृढ़ता थी उसकी नींव शायद यहीं से पड़ी। अब उनकी एजुकेशन और करियर की बात करते हैं। उनकी यात्रा काफी प्रेरणादायक है। 1897 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद वो इंग्लैंड गए कानून की पढ़ाई करने। और 1913 में भारत लौटे। जी, और इसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में एक बहुत ही सफल कानूनी प्रैक्टिस स्थापित की। सरदार पटेल ने कई महत्वपूर्ण पदों पर भी काम किया जो उनके प्रशासनिक कौशल को दिखाता है। हाँ बिल्कुल। में गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट और 1924 में अहमदाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के प्रेसिडेंट भी। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान बनी 1931 में आईएनसी के कराची सेशन के प्रेसिडेंट के तौर पर। और वो कराची सेशन वो बहुत ऐतिहासिक था। ऐतिहासिक क्यों? क्योंकि वहीं पर फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसी पर वो ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किए गए थे। अच्छा, वही प्रस्ताव जो आगे चलकर भारतीय संविधान के विकास का एक महत्वपूर्ण आधार बने। बिल्कुल, एक तरह से ये आजाद भारत के सपनों का पहला ड्राफ्ट था। इसके अलावा वे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य भी थे बॉम्बे से। यहाँ उनकी भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। वो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे। मतलब प्रांतों का संविधान कैसा होगा ये तय करने वाली कमेटी के अध्यक्ष। जी, और साथ ही फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज पर जो एडवाइजरी कमेटी बनी थी उसके भी सदस्य थे। इंटरिम गवर्नमेंट में भी उनकी भूमिका थी। हाँ, वो होम एंड इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे और फिर स्वतंत्र भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बने। अब उनके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं। सबसे पहले नेशनल मूवमेंट में उनकी भूमिका। राष्ट्रीय आंदोलन में उनका योगदान अविस्मरणीय है। खेड़ा सत्याग्रह से शुरू करते हैं 1918। ये उनकी पहली बड़ी राजनीतिक सफलता थी। उस समय अकाल पड़ा था, फिर भी सरकार कर वसूल रही थी। तो उन्होंने किसानों का नेतृत्व किया। हाँ, और सफल रहे। इसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1919-20 में उन्होंने गुजरात में इस आंदोलन का नेतृत्व किया और सत्याग्रह सभा के माध्यम से जन भागीदारी को बहुत मजबूत किया। और फिर आता है बारदोली सत्याग्रह 1928 का। हाँ, और यहीं पर यह समझना दिलचस्प है कि उन्हें सरदार की उपाधि कैसे मिली। बताइए। सरकार ने भू राजस्व बढ़ा दिया था। पटेल ने इसका सफल प्रतिरोध किया। उनका नेतृत्व इतना निर्णायक और अनुशासित था कि वहां की महिलाओं ने उन्हें ये उपाधि दी। अब आते हैं उनके सबसे बड़े योगदान पर, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। यहीं से उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, है ना? बिल्कुल। इसका मुख्य कारण है 560 से अधिक रियासतों का एकीकरण। 560 से ज्यादा? हाँ, और ये रियासतें भारत के लगभग 40% क्षेत्र और जनसंख्या को कवर करती थी। तो उन्होंने इसे कैसे संभव किया? उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत कूटनीति, अनुनय और जहां जरूरत पड़ी दृढ़ कार्रवाई का मिश्रण इस्तेमाल किया। एक तरह से उन्होंने भारत के विखंडन को रोका। कुछ प्रमुख मामले कौन से थे? देखिए, जूनागढ़, हैदराबाद और ट्रेवनकोर के मामले विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण थे। अच्छा। और ये मामले उनके दृढ़ निश्चय को साफ साफ दर्शाते हैं। उनकी एक और बड़ी विरासत है ऑल इंडिया सर्विसेज। सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए तो ये जानना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, उन्होंने आईएएस और आईपीएस की परिकल्पना भारत के स्टील फ्रेम के रूप में की थी। स्टील फ्रेम? हाँ, एक फौलादी ढांचा जो देश को एक साथ जोड़े रखे। उन्होंने सिविल सेवाओं में इंटेग्रिटी, न्यूट्रलिटी और नेशनल यूनिटी पर बहुत जोर दिया। कोऑपरेटिव मूवमेंट में भी उनका बड़ा योगदान था। वे गुजरात में सहकारी संस्थानों के पायनियर थे। केरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन, जिसे आज हम अमूल के नाम से जानते हैं। अमूल? हाँ, अमूल की स्थापना में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी ने भारत की व्हाइट रेवोल्यूशन की नींव रखी। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन अगर हम उनके मूल्यों और विचारों को आज के संदर्भ में देखें? उनके विचार शासन और नीति के लिए एक मार्गदर्शक की तरह हैं। जैसे? सबसे पहले नेशनल यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। अलगाववाद के खिलाफ उनका रुख बहुत दृढ़ था। और उनका कोएग्जिस्टेंस मॉडल, मतलब बड़े उद्योगों के साथ साथ ग्राम और कुटीर उद्योगों का भी संतुलित विकास हो। मीडिएशन एंड इंडस्ट्रियल हार्मनी, मतलब श्रम और उद्योग के बीच बातचीत के वो पक्षधर थे। जी। और वे डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, मतलब प्रतिनिधि संस्थानों और संवैधानिकता के प्रबल समर्थक थे। एडमिनिस्ट्रेटिव फर्मनेस भी उनके विचारों का हिस्सा था। हाँ, अनुशासन, जवाबदेही और एक नैतिक नौकरशाही की उन्होंने वकालत की। और डिसेंट्रलाइजेशन। वे पंचायती राज और ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी के समर्थक थे, जो बाद में 73वें और 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में हमें देखने को मिला। शिक्षा को लेकर भी उनके विचार थे। हाँ, उनका मानना था कि शिक्षा सुलभ, न्यायपूर्ण और मातृभाषा में होनी चाहिए। जाहिर है, देश ने उन्हें सम्मान दिया। उन्हें मरणोपरांत 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और 2018 में गुजरात के केवाडिया में बनी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उन्हीं को समर्पित है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम भी उन्हीं से प्रेरित है। जी, 2015 में शुरू हुआ ये कार्यक्रम उनकी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से ही प्रेरित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल,
जिनका निधन 15 दिसंबर 1950 को हुआ, भारत के कंसोलिडेटर के रूप में जाने जाते हैं। उनकी 150वीं जयंती राष्ट्रीय एकता, निर्णायक शासन और नैतिक लोक सेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। ये मूल्य आज भी भारत के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं और व्यक्तित्वों पर चर्चा करेंगे जो हाल ही में खबरों में रहे हैं। सेगमेंट 2.1 8.5.1 गुरु तेग बहादुर जी 1621 से 1675। जी, 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर जी की 385वीं पुण्यतिथि मनाई जाएगी। चलिए उनके बारे में कुछ मुख्य बातें जानते हैं। उनका जन्म 1621 में अमृतसर, पंजाब में हुआ था। और उनके पिता? वे छठे सिख गुरु हरगोबिंद जी के सबसे छोटे पुत्र थे और वे खुद 9वें सिख गुरु थे। उनके प्रमुख योगदान और विरासत क्या थे? उन्होंने चक नानकी की स्थापना की, जो बाद में आनंदपुर साहिब के रूप में विकसित हुआ। ये एक प्रमुख सिख आध्यात्मिक केंद्र है। और उन्हें हिंद दी चादर के रूप में सम्मानित किया जाता है। हाँ, क्योंकि उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता, विशेष रूप से कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। उनका बलिदान कैसे हुआ? 1675 में मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर उन्हें मार दिया गया था। वजह? उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया था। उनके फिलोसॉफिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस में सार्वभौमिक भाईचारे, सहिष्णुता और विश्वास की स्वतंत्रता की वकालत शामिल है। उन्होंने अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव और छुआछूत का भी विरोध किया। और उनकी आध्यात्मिक विरासत? उनके भजन गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं, जो वैराग्य, साहस, समानता और आंतरिक शांति पर जोर देते हैं। आज के समय में उनका क्या महत्व है? वे फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस और ह्यूमन डिग्निटी जैसे संवैधानिक मूल्यों का प्रतीक हैं। उनके बलिदान ने वो नैतिक नींव रखी जिसे बाद में गुरु गोबिंद सिंह जी ने और मजबूत किया। अब आगे बढ़ते हैं। 8.5.2 आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025। खेल जगत से एक बड़ी खबर है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराकर अपना पहला ओडीआई वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया है। जी, ये एक ऐतिहासिक जीत है। इस वर्ल्ड कप के बारे में कुछ तथ्य जानना जरूरी है। हाँ, इसका पहला संस्करण 1973 में हुआ था, जिसे इंग्लैंड ने जीता था। और 2025 का संस्करण? ये 13वां संस्करण था और इसकी मेजबानी भारत ने की। सबसे ज्यादा खिताब किसके नाम है? ऑस्ट्रेलिया के नाम है 7 खिताब। और भारत की यात्रा कैसी रही इस टूर्नामेंट में? भारत इससे पहले 2005 और 2017 में फाइनल में पहुंचा था, लेकिन 2025 में पहली बार चैंपियनशिप जीती। ये भारत में महिला खेलों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। इससे जेंडर इक्वालिटी को भी बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल, और ये स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रासरूट्स पार्टिसिपेशन को भी बढ़ावा देता है। और एक ग्लोबल स्पोर्टिंग होस्ट के रूप में भारत की स्थिति को भी मजबूत करता है। अब कुछ नए जीआई टैग्स पर नजर डालते हैं जो प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, पहला है अंबाजी मार्बल। ये बनासकांठा जिला गुजरात से है। और इसकी खासियत? इसका दूधिया सफेद रंग, मिल्की व्हाइट कलर और हाई ड्यूरेबिलिटी। इसकी नेचुरल फिनिश भी बहुत अच्छी होती है। जी, इसका इस्तेमाल मंदिर, स्मारक और विरासत वास्तुकला में होता है। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये एक क्षेत्रीय पत्थर शिल्प कौशल की रक्षा करता है और स्थानीय खनिकों और कारीगरों की आजीविका को भी बढ़ाता है। अगला जीआई टैग है मेरठ ब्यूगल। ये मेरठ उत्तर प्रदेश से है। ये हाथ से बना होता है ना? हाँ, उच्च गुणवत्ता वाले पीतल, हाई क्वालिटी ब्रास से। इसकी ऐतिहासिक जड़ें 19वीं सदी के अंत से जुड़ी हैं, औपनिवेशिक और स्वतंत्रता के बाद की सैन्य परंपराओं से। और आज भी इसका इस्तेमाल होता है। जी, रेजिमेंटल बैंड, सैन्य अकादमियों और औपचारिक परेड में। तो इस जीआई टैग का क्या इंपॉर्टेंस है? ये भारत की सैन्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करता है और पारंपरिक पीतल शिल्प कौशल को भी बढ़ावा देता है। और आज की हमारी आखिरी खबर है इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024 के बारे में। ये पुरस्कार चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचलेट को प्रदान किया गया है। जी, इस पुरस्कार के बारे में कुछ जानकारी होना जरूरी है। हाँ, इसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। इसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ने स्थापित किया था और ये एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? कोई भी व्यक्ति या संगठन राष्ट्रीयता, नस्ल या धर्म की परवाह किए बिना। ये पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? ये शांति, निरस्त्रीकरण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा मानवाधिकार और लैंगिक समानता के लिए भी। हाँ, मानवाधिकार, लैंगिक समानता और वैश्विक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए। और राष्ट्रों के बीच सद्भावना और सामंजस्य को मजबूत करने के लिए भी। इस पुरस्कार का महत्व भारत की विदेश नीति और वैश्विक स्थिति को भी दर्शाता है। एकदम सही। ये भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक शांति पुरस्कारों में से एक है। और ये मॉरल डिप्लोमेसी और मल्टीलैटरलिज्म के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दिखाता है। जी, और ह्यूमन राइट्स के प्रति भी। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। बिल्कुल। ये था आज का ऑडियो बुक डिस्कशन फ्रॉम विजन IAS मंथली मैगजीन। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें, बिकॉज गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प अदर्स। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरी एंड नोट्स मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।